हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो डिस्कशन का विषय है वो है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ये जो टॉपिक है लगभग हर विषय के लिए रेलेवेंट है। इंटरव्यूज देने के लिए जो प्रतिभागी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाते हैं उनके लिए रेलेवेंट है, प्रोफेशनल लाइफ में रेलेवेंट है और सब जगह पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये रेलेवेंट है। तो ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, इस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें जो कम्युनिकेशन के 7 C's है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? तो कम्युनिकेशन बिल्कुल एक ऐसी स्किल है जो दूसरे तरह की समस्त मोटर स्किल्स है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो ये एक स्किल का काम है। आप किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं तो निश्चित रूप से आप स्किल्ड हो जाते हैं, उसके बाद ही मोबाइल को चला पाते हैं। तो कम्युनिकेशन भी एक तरह का एक्वायर्ड स्किल है। ये एक तरह से इनबोर्न नहीं होता है कि व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ ही उसमें सारे स्किल्स पहले से ही आ जाएंगे। जैसे जैसे उसका सोशल ओरिएंटेशन होता है, समाज के साथ में धीरे धीरे उसका ओरिएंटेशन होता जाता है और वो अपने कम्युनिकेशन में पारंगत होता जाता है। और जैसे जैसे उसको अच्छी ट्रेनिंग कम्युनिकेशन की मिलती है, एक व्यक्ति उस कम्युनिकेशन में अच्छा होता जाता है। सो कम्युनिकेशन एक इस तरह की स्किल है, इज ए स्किल दैट यू कैन लर्न। इट्स लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, टाइपिंग ऑन ए टाइपराइटर, और यू आर विलिंग टू वर्क एट इट, यू कैन रैपिडली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप खुद चाहते हैं कि कम्युनिकेशन को सुधारें और आप उस पर काम कर रहे हैं तो बहुत तेजी से उसमें आप सुधार ला सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी का एक कथन है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं ओरल और रिटन कम्युनिकेशन की, तो ओरल में भी और रिटन में भी कम्युनिकेशन की जो 7 C's हैं, यानी 7 ऐसे अक्षर जिनसे कम्युनिकेशन की हम इंपॉर्टेंस बताएंगे, वो 7 C बड़े महत्वपूर्ण है और यूनिवर्सल इनकी इंपॉर्टेंस है। तो कम्युनिकेशन के सबसे पहले सी में आता है कर्टसी, यानी आप कम्युनिकेशन में जितना शिष्टाचार बरतते हैं उतना ही आपका कम्युनिकेशन प्रभावी होता है। दूसरा इसका है क्लैरिटी, स्पष्टता। आप बोलने में जितना स्पष्ट होंगे अगले को तुरंत आपकी बात समझ में आ जाएगी। तीसरा है कंसाइसनेस। कम्युनिकेशन के अंदर आप अगर संक्षिप्तता का निर्वहन करें, बात को एकदम छोटे, मतलब कम से कम शब्दों में आप कहते हैं ब्रेविटी के साथ, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कॉन्क्रीटनेस, बात को ऐसा कहें, हवा में घुमा करके बात को नहीं कहना, बात को इस तरह से कहना कि ठोस धरातल पर आपकी बात किसी भी, चाहे वो छोटा बच्चा उसको भी समझ में आ जाए। तो कॉन्क्रीटनेस जरूरी है। आप एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बात को कहते हैं तो वो मजेदार नहीं होगी। तो पांचवा जो इसका है करेक्टनेस, कि इसके अंदर सही सही तरीके से बात को कहना, यानी आप इसके अंदर किसी भी तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो, शब्दों का जो प्लेसमेंट हो वो करेक्ट हो, तो आपकी बात सही तरीके से सामने वाले के पास जाएगी। और कंसीडरेशन, कम्युनिकेशन में हमेशा आप दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखिए, तो कंसीडरेशन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और सातवां है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब इसके अंदर कम्युनिकेशन में संपूर्णता होनी चाहिए। आपने जो भी बात कही उसके अंदर पूरी की पूरी बात सामने वाले के पास या ऑडियंस के पास में जानी चाहिए। यह भी कम्युनिकेशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब हम कर्टसी की बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन में कर्टसी का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि कर्टसी का मतलब है कि थोड़ा सा आपको अपने विचारों में सिंसियर होना पड़ेगा। अपनी बात को कहते वक्त पोलाइट अंदाज में आपको रहना पड़ेगा। एंगर और एक्सट्रीम रैप्चर, इस चीज को आप अवॉइड कीजिए। अगर आप किसी बात को गुस्से में कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें कर्टसी चली जाएगी, शिष्टाचार का निर्वहन उस सेंटेंस में नहीं होगा। और रिफ्रेन फ्रॉम प्रीचिंग, आप किसी बात में किसी को उपदेश देते हुए, यानी किसी को आप हर वक्त यू डू दिस थिंग दिस वे, इस तरह का अगर आप प्रीचिंग वाला एटीट्यूड रखते हैं तो आपकी भाषा प्रभावी और शिष्टाचार युक्त नहीं होगी। और अगली बात है कि पॉजिटिव वर्ड्स काम में लें। कम्युनिकेशन में आप जब तक पॉजिटिव वर्ड्स को काम में नहीं लेंगे, वे शब्द जो कि लोगों के अंदर एक सकारात्मकता लाते हैं, जिनको सुन के सुनना भी अच्छा लगता है, तो ऐसे शब्दों को काम में लिया जाना चाहिए। और अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक शब्दों को निश्चित रूप से अवॉइड करना चाहिए। और अवॉइड ऑल डिस्क्रिमिनेटिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कि भेदभावकारी हो,
जिनको सुन के आप में हीन भावना आती हो, इस तरह के शब्दों को अवॉइड करना चाहिए। चलिए कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं कि कर्टसी इन कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। देखिए, आप अगर किसी को कहते हैं प्लीज साइन हियर, आप सीधा अगर किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि यहाँ पे साइन करो, तो ये एक थोड़ा रूड बिहेवियर है। आप इस तरह से इतना एब्रप्टली किसी को इस तरह से नहीं कह सकते। तो आप अगर थोड़ा सा पोलाइट वे में इस बात को कहना चाहते हैं, कर्टसी को यूज करते, तो आप इस तरह से कह सकते हैं, सर मैम वुड यू प्लीज साइन हियर, क्या आप यहाँ पर साइन करेंगे। तो ये एक शिष्टाचार दर्शाने वाला सभ्य तरीका इसी बात को कहने का। कॉलम के इस तरफ बात गलत तरीके से कही गई है और कम्युनिकेशन के सीज का प्रयोग करते हुए बात इस तरफ अच्छे तरीके से कही गई है। अब देखिए आगे, Why do you ask me to ring you up when you are not free to receive my calls? देखिए कितनी जल्लाहट इसके अंदर दिख रही है कि तुम मुझे बार बार कॉल करने के लिए क्यों कहते हो जब तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं करते हो। इसी को शिष्टाचार वाले अंदाज में, उसी सेंस को बताते हुए आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, I don't mind ringing you up. Will you tell me when can I do so? मुझे आपको कॉल करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कृपया आप मुझे बताएंगे कि मैं आपको कब कॉल कर सकता हूं। ऐसा कह के आप शिष्टाचार का निर्वहन कर रहे हैं। अगले व्यक्ति को यह बात बिल्कुल चुभेगी भी नहीं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे देखिए एक और सेंटेंस, यू फेल टू कंफर्म द अपॉइंटमेंट विद अस। हमारे साथ में जो अपॉइंटमेंट था उसको आप बरकरार रखने में फेल हुए हैं, यानी आप अपॉइंटमेंट का जो टाइम था उस समय आए नहीं। तो एकदम ये सीधी हथौड़ा चलाने वाली बात है किसी के ऊपर। थोड़ा सा इसका पोलाइट वर्जन इस तरह से हो सकता है, इफ यू हैड कंफर्म्ड योर अपॉइंटमेंट, अगर आपने अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया था विद अस, वी सर्टेनली वुड हैव रिजर्व्ड द प्लेस फॉर यू, तो हम आपके लिए इस प्लेस को रिजर्व कर देते। अगर आप हमारे साथ में इस अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर चुके होते तो हम आपका ये प्लेस रिजर्व कर देते। ये कहने का एक सभ्य तरीका है जिसमें अगले व्यक्ति को ये बात हर्ट नहीं होती। तो कम्युनिकेशन के इन कम्युनिकेशन का जो पहला सी है कि आप कर्टसी का निर्वहन करें, उसके अंदर शिष्टाचार का निर्वहन करें। ये इसके 3 उदाहरण हुए। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी भी होनी जरूरी है। स्पष्ट रूप से आप अपनी बात को कहें और बात अगले तक पहुंचे। तो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अनक्लियर स्टेटमेंट, देन उसके एवज में सामने क्लियर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। देखिए, I'm sorry, I cannot grant you the request unless you submit the statement for payment. अब आपने ये जो बात कही है कि मुझे खेद है, मैं आपको ये रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं कर सकता जब तक कि आप मुझे पेमेंट का स्टेटमेंट नहीं दे। तो अब यहाँ क्लैरिटी किस बात की नहीं है? अरे भाई कौन सा स्टेटमेंट, विच पेमेंट, कौन से पेमेंट की बात करें, वो तो यहाँ पे क्लियर ही नहीं है। तो अब देखिए सामने इस बात को किस तरह से स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है। आई एम विलिंग टू कंसीडर योर रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर कर लेंगे, प्रोवाइडेड यू सबमिट द इनवॉइस फर्स्ट। शर्त ये है कि आप अपना इनवॉइस सबमिट कर दीजिए। तो अगले स्टेटमेंट में क्लैरिटी है कि भाई पेमेंट में किसकी बात कर रहे हैं, कि इनवॉइस की बात कर रहे हैं। तो सामने इनवॉइस आने से बात एकदम क्लियर हो गई। अब देखिए अगला सेंटेंस, Will you please ensure that all the necessary machines are kept free to be used for operations? अब आपने जो कहा है इसमें मशीनरी क्लियर नहीं है। Will you please ensure, क्या आप इंश्योर करेंगे कि सारी जो नेसेसरी मशीन्स हैं उनको ऑपरेशंस के लिए फ्री रखेंगे? तो मशीन्स क्लियर नहीं है कौन सी। अगले स्टेटमेंट में देखिए बात क्लियर हो रही है, प्लीज सी दैट द प्रोडक्शन लाइन इज केप्ट क्लियर। बिल्कुल आप इंश्योर करें कि प्रोडक्शन लाइन को बिल्कुल क्लियर रखा गया है। तो अब मशीन कौन सी मशीन्स, तो हम प्रोडक्शन लाइन के मशीन्स की बात करें। तो इस तरह से कभी भी आप कोई कम्युनिकेशन करें उसमें स्पष्ट रूप से संदेश दें कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपकी बात में अगर वो एलिमेंट मिसिंग है जो कि ऑडियंस तक या आपके श्रोता तक पहुंचना चाहिए, तो आपका कम्युनिकेशन फिर प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस तरह से दूसरा बिंदु ये हुआ कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, स्पष्टता बहुत जरूरी है। तीसरे पे बढ़ते हैं, कंसाइसनेस, बात को संक्षिप्तता के साथ कहना। बहुत लंबी चौड़ी आप बात कहें और समझ में भी नहीं आ रही है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। देखिए सेंटेंस में, I want to take this opportunity to tell you that we are grateful to you for all the help that you extended when we were in Hong Kong. अब देखिए धन्यवाद देने के लिए कितना लंबा एक सेंटेंस लिखा
तो सीधे से तरीके से ये धन्यवाद दिया जा सकता है संक्षिप्तता के निर्वहन के साथ कि थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी इन हांगकांग फॉर बीइंग सो काइंड व्हेन वी वर इन हांगकांग। सीधी सी बात है कि हांगकांग में जब थे तब ये इतने सारे बोझिल शब्दों को लिखने का कोई मतलब नहीं है। आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग ऑल दीज जार्गन्स, यहाँ पे इन जार्गन्स की जरूरत नहीं थी। सीधे शब्दों में थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी इन हांगकांग फॉर बीइंग सो काइंड व्हेन वी वर इन हांगकांग। तो आपके सेंटेंस में संक्षिप्तता भी आ गई, प्रभाव भी आ गया और मीनिंग वो का हो। दूसरा, व्हेन विल यू सबमिट द रिपोर्ट, तो व्यक्ति ने जवाब दिया विद इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक। अब आपने कहा कि विद इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक तक हम सबमिट कर देंगे। इसमें देखिए बात भी लंबी चौड़ी की और इसमें संक्षिप्तता भी नहीं है। तो इस बात को सीधा सरल तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं तो बात कंसाइज हो जाएगी। I'll definitely try to submit it by Wednesday. वेंसडे तक मैं इस रिपोर्ट को सबमिट कर दूंगा। तो आप बिल्कुल प्रिसाइज हैं, क्या वेंसडे की बात कर रहे हैं और डेफिनेटली भी बोल रहे हैं। तो संक्षेप में आपने बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्रीटनेस का मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है वो मूर्त हो, अमूर्त नहीं हो, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो, उसमें मूर्तता होनी चाहिए। बिल्कुल एक कॉन्क्रीट उसका शेप हो कि आप जो कह रहे हो ये उसका आकार है, ये इसका स्वरूप है। जैसे I'll send the goods to the upper floor by noon, दोपहर तक मैं इन सब चीजों को अपर फ्लोर पे भेज दूंगा। देखिए अभी भी कॉन्क्रीट बात नहीं गई है। अगले स्टेटमेंट में देखिए जो इसी के एवज में सामने लिखा हुआ है, the goods will be sent by the conveyor belt to the upper floor। आपकी जो चीजें हैं वो कन्वेयर बेल्ट से, वो बेल्ट जिस पे सामान रखते हैं और अपने आप सामान चला जाता है, तो कन्वेयर बेल्ट से आपकी चीजें अपर फ्लोर पे भेज दी जाएगी। तो अगले व्यक्ति को क्लियर है कि मेरा सामान कैसे आएगा, वरना वो बैठा बैठा वेट कर रहा है कि कुली से आएगा या और कोई तरीके से आएगा या कोई पुली से खींच के ऊपर लाएंगे। तो कन्वेयर बेल्ट कह करके स्पष्ट कर दिया कि आपका सामान अपर फ्लोर पे कन्वेयर बेल्ट से आ जाएगा। तो ये कॉन्क्रीटनेस है। आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि अगले व्यक्ति ने मुझे कहा किया और मेरा काम होगा कैसे। ठीक इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, द न्यू मैनेजर seems pretty good in his work, has an impressive track record। अब इसमें कोई साफ हमें पता नहीं चल रहा है क्या ट्रैक रिकॉर्ड है नए मैनेजर का, क्या इंप्रेसिव है, किस बारे में इंप्रेसिव है। लेकिन अगले सेंटेंस में जो इसके सामने ही लिखा हो उसमें आपको समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन में कॉन्क्रीटनेस किस तरह से हो सकती है और क्यों जरूरी है। देखिए मिस्टर रमन द न्यू मैनेजर, ये भी क्लियर किया कि न्यू मैनेजर कौन सा, तो मिस्टर रमन न्यू, तो ये कॉन्क्रीटनेस कहलाती है। मिस्टर रमन द न्यू मैनेजर हैज बीन एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड बैंक and Government of India for the rehabilitation of the earthquake affected victims। भूकंप से पीड़ित जो लोग थे उसके रिहैब सेंटर पे एसोसिएट होके मिस्टर रमन ने जो काम किया है वो उसका जो काम है वो ट्रैक रिकॉर्ड उसका इंप्रेसिव है। तो आपने कह तो दिया कि नए मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको बहुत सारे आगे और सेंटेंस बोल के पता करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जबकि अगले सेंटेंस में सब कुछ स्पष्ट हो रहा है कि मिस्टर रमन कौन है, कहां से आए हैं, कहां काम कर रहे हैं, किसके साथ काम किया, किन के लिए किया, इसलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो एक मात्र एक दो सेंटेंस कुछ शब्द एक्स्ट्रा लिख देने से कितना क्लियर कॉन्क्रीट हो गया मैसेज। तो कॉन्क्रीटनेस भी कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है। अब देखिए कम्युनिकेशन में करेक्टनेस भी बड़ी जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन में करेक्टनेस नहीं हो तो फिर से एक दिक्कत होगी। देखिए सेंटेंस, करेक्टनेस का मतलब है कि उसका सही होना, यानी उसका विशुद्ध होना। सिंस द लास्ट 2 days आई बीन वेटिंग फॉर योर कॉल, तो सिंस द लास्ट 2 days आई बीन वेटिंग फॉर योर कॉल, इसमें करेक्टनेस का अभाव क्यों है। सी ओ माय डियर You waited for 2 days for my call। तुमने मेरे कॉल के लिए 2 दिन वेट किया। अब देखिए सिंस लास्ट 2 days, which 2 days, ड्यूरेशन अवधि कुछ भी एकदम क्लियर नहीं, जबकि यहां पर कि तुमने 2 दिन। अब यहाँ थोड़ा सा करेक्टनेस ग्रामेटिकल भी है, फॉर सिंस का प्रयोग भी इसमें उपयुक्त तरीके से नहीं किया गया, तो फॉर यहां लगा करके इसको करेक्ट किया गया। I want to use you, said the manager to the secretary। अब देखिए इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर
थोड़ा सा एक ऑब्सीन मीनिंग निकलता है कि आई वांट टू यूज यू। तो ये एक सभ्य समाज की भाषा नहीं है। सभ्य समाज की भाषा सामने इस तरह से कि आई नीड योर सर्विसेज फॉर माय ऑफिस वर्क। आप किसी सेक्रेटरी को ये कहते हैं आई वांट टू यूज यू, मुझे तुमसे कुछ काम लेना है, तो ये गलत सेंस में इसका अर्थ निकल भी सकता है या आप उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। लेकिन आई नीड योर सर्विसेज फॉर माय ऑफिस वर्क, ये बिल्कुल करेक्ट कम्युनिकेशन हो गया। तो कम्युनिकेशन में इस करेक्टनेस का भी निर्वहन बहुत जरूरी है। फिर देखिए कम्युनिकेशन में छठा जो हमारा सी है वो है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब आप दूसरों के प्रति कोई समानुभूति कैसे रखते हैं। जब आप बात कर रहे हैं तो यू पुट योरसेल्फ इन अदर शू, दूसरों को मतलब दूसरों खुद को दूसरों के प्लेस पे रख के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मुझे एक बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। तो देखिए सेंटेंस से हम समझने की कोशिश करते हैं। will not deliver the goods until you have submitted all the documents। आपको हम चीजें जब तक सप्लाई नहीं करेंगे जब तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट नहीं कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सभ्य तरीके से कहा जा सकता था, as soon as you submit the required documents to us, we'll promptly deliver the goods to you। तो शालीन तरीके से वही बात कही है कि जैसे ही आप हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे सर तो हम प्रॉम्प्टली आपको सारी चीजें दे देंगे। लेकिन पहले वाले में नेगेटिव इंपैक्ट है। आगे देखिए एक और सेंटेंस, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म दैट वी हैव एक्सटेंडेड शॉपिंग टाइम बाय 2 आवर्स। हमें खुशी होती है बताने के लिए कि हमने शॉपिंग टाइम को 2 घंटे बढ़ा दिया है। अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से कंसीडरेशन के साथ कैसे कहा जा सकता है, समानुभूति के साथ कैसे कहा जा सकता है, सो दैट यू विल बी एबल टू शॉप फ्रीली, ताकि आप फ्रीली शॉप कर सकें। वी हैव एक्सटेंडेड द शॉपिंग टाइम बाय 2 आवर्स। अगले व्यक्ति के लिए कंसीडरेशन इस सेंटेंस में पहली जो बात कही है कि ताकि आप फ्रीली शॉप कर सकें, बहुत आनंदित रह के शॉपिंग कर सकें, इसलिए हम 2 घंटे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उसमें कहीं न कहीं एक भाव आता है, तो वो भाव कम्युनिकेशन में देना बेहद जरूरी है। फिर देखिए अंतिम है कंप्लीटनेस। जब तक आपके कम्युनिकेशन में पूरी बात एक एक कंपोनेंट उसके नहीं आ जाते हैं तब तक कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं, जब तक पूरी बात एक साथ आपके नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेंट यू द लेटर hoping that I would receive a reply by the end of this week, I still have not। कि मैंने आपको एक लेटर भेजा था ये सोचते हुए कि आपका रिप्लाई आएगा 1 हफ्ते के अंत में, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला है। अब इसमें क्या कहा जाना चाहिए था, यानी बहुत सारी चीजें मिसिंग है। कौन सा लेटर, किसको भेजा, क्या जवाब नहीं आया, तो वो क्लियर कंप्लीट मैसेज अगर करना है तो कैसे लिखा जा सकता है इसको देखिए। आई सेंट यू लेटर डेटेड 2nd of June about additional information of the cert samples that you मतलब जो cert samples जो you demanded, एक शब्द यहाँ मिसिंग है। we are finalizing our order plan। if you send us the information we'll be able to consider your request by placing an order with you। अब इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई कि कौन सा लेटर, क्या मांगा था, कब तक दे देंगे। दिस इज कॉल्ड completeness of communication। so this completeness is definitely there in this one, the other sentence सामने वाले में नहीं है। तो ये completeness of communication की हो गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं oral communication के बारे में कि oral communication में कुछ चीजें कितनी जरूरी है। जैसे कुछ फैक्टर्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं oral communication में। सबसे पहले आता है प्रोजेक्शन। किसी बात को प्रोजेक्ट करके कहना वो बड़ा जरूरी होता है। उस बात का प्रोजेक्शन अगर ढंग से नहीं हो तो आप अपनी बात को ढंग से कह ही नहीं सकते। दूसरा होता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब उसको खुला खुला, स्पष्टता, शब्दों में बोलने में खुला खुलापन। यूं नहीं कि एक शब्द दूसरे के ऊपर चढ़ गया और एकदम स्लरी ब्लरी तरीके से आप बोल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ वाणी को ऊंचा ले जाना, कहाँ नीचा ले जाना, कहाँ उसको धीमा बोलना, कहाँ इंपैक्टफुल तरीके से एकदम तेज बोलना है, कहाँ पॉज देना, ये मॉड्यूलेशन कहलाता है। फिर प्रोनंसिएशन, तो प्रोनंसिएशन उच्चारण का भाग होता है। एनंसिएशन उसका और बारीक भाग एक तरह से, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनके प्रोनंसिएशन एनंसिएशन दोनों अच्छे होकर के बात स्पष्ट होती है। रिपीटिशन, एक ही बात को अगर आप वापस रिपीट करते हुए कहते हैं तो बात प्रभावी नहीं है। और स्पीड भी बड़ी मैटर करती है कि आप अपनी बात को कितना धीमा, कितना तेज या क्या स्पीड रहनी चाहिए प्रैक्टिकली, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो
रिटन कम्युनिकेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? रिटन कम्युनिकेशन में देखिए, ओरल कम्युनिकेशन की हमने बात कर ली कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रिटन कम्युनिकेशन में हमेशा एक चीज ध्यान कीजिए कि आप जितने भी जो बिजनेस जार्गन्स हैं, बिजनेस जार्गन्स को अवॉइड कीजिए। यानी कभी कभी वो भाषा जो बोझिल बन जाती है। अब जैसे सारी दुनिया कंप्यूटर को समझती है, आप संगणक बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में आए नहीं आए, क्यों इतना बोझिल बनाते हो? जब कुंजी पटल से आसान कीबोर्ड है तो वैसा ही बोलिए। स्टूल जब आसानी से दुनिया समझ रही है तो क्यों उसको तिपाया बोल रहे हो? मतलब वही कि टेक्निकल जार्गन्स जो हो जाते हैं बिजनेस के या किसी पर्टिकुलर फील्ड के, उनको अवॉइड करना चाहिए। दुनिया में जो आसानी से शब्द समझे जाते हैं उन्हीं को बोला जाना चाहिए। अवॉइड यूजिंग पैसिव वॉइस। बात को एक्टिव कंस्ट्रक्शन में कहिए। पैसिव वॉइस में आप जितनी बातें कहेंगे, पैसिव वॉइस ठीक है साहित्य में बड़ा जरूरी होता है, कई बार पैसिव वॉइस की भी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन एक्टिव सेंटेंसेस जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, उन्हीं को बोलिए। पैसिव वॉइस जो है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, इसमें आप हमेशा कर्तृवाच्य में सेंटेंस बोलिए, कर्मवाच्य में नहीं। अवॉइड रिपीटिशंस। रिपीट करने से भी लिखित कम्युनिकेशन में बड़ा जरूरी है। एक बात जब कह दी, दूसरी बार उसी बात को बार बार आप कहते तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जो कैमोफ्लेज्ड वर्ब्स हैं, कैमोफ्लेज्ड वर्ब्स का मतलब वो सब वो वर्ब्स जो कि स्पष्ट नहीं है, जिनमें क्लियर कट ट्रांसपेरेंट मीनिंग नहीं निकल रहा, उनको भी अवॉइड करें। फैमिलियर वर्ड्स को यूज करें। दुनिया को जो समझ में आ रहा है उन शब्दों को काम में लीजिए। आप कहीं इच्छा मर गई तो आसानी समझ में आया, लेकिन साहित्यिक वर्ड्स में आप आम लोगों को कह रहे हो मेरी आकांक्षाओं पे तो सारा बात हो गया, तो ये बात अगले को समझ में नहीं आएगी। ध्यान रखिए, फैमिलियर वर्ड्स को काम में लीजिए। वैसे तो आंख के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, रग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी, लेकिन आप अगर लिखते वक्त सामान्य भाषा में अगर कहीं देखना जरा मेरी लोचन में कुछ गिर गया तो सामने वाला पहले हंसेगा उसको निकालने से पहले। तो सिंपल सी बात है कि आप फैमिलियर वर्ड्स को यूज कीजिए जो सामने वाले समझते हैं। आपके ऑडियंस के लेवल के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और वेग और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कि बड़े अस्पष्ट से हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनको सोचने समझने में बड़ी दिक्कत होती है, उनको अवॉइड कीजिए। फॉल्टी यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का गलत यूज, जहां अपॉन आना है तो अपॉन आएगा, ऑन आना है तो ऑन आएगा, ओवर आना है तो ओवर आएगा। लेकिन अगर आप एक की जगह दूसरा काम में ले लेंगे तो फिर समस्याएं शुरू होगी, मीनिंग भी डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। फॉल्टी प्रीपोजिशंस नहीं करने चाहिए और यूजिंग इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज, इनको अवॉइड करना चाहिए। जो लैंग्वेज दूसरों को थोड़ा सा उद्वेलित कर देती है, परेशान कर देती है। आप किसी को कहें फैटी तो बड़ा गलत कह रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा दूसरे टर्म्स में कह दीजिए कि आप थोड़ी सी ओबेसिटी आपके आ गई है, आप थोड़े फ्लफी हो गए हैं, या आप स्टाउट दिख रहे हैं। मतलब कहने का कि उसमें पॉजिटिविटी है कि आपको मजबूत दिखने के लिए कह रहा है। तो ऐसे इन्फ्लेमेटरी शब्दों को अवॉइड करके उसकी जगह जो पॉजिटिव सेंस देने वाले शब्द हैं उनको काम में लीजिए। अंडरस्टैंड बैरियर्स इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही अगर आपका गलत है, कौन सा फ्रेज, कौन सा वर्ब या प्लेसमेंट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये सब अगर ढंग से नहीं करते हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा नहीं। रिटन कम्युनिकेशन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। यूज पंक्चुएशन प्रॉपरली। कॉमा, फुल स्टॉप, इनका भी अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर अर्थ अनर्थ हो सकता है। हम हिंदी में बहुत पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, रोको मत जाने दो। रोको के बाद में आपने कॉमा लगा दी तो बिल्कुल अलग। रोको मत जाने दो, तो रोको मत के बाद में आपने कॉमा लगा दी तो बिल्कुल अलग। तो इस तरह से कम्युनिकेशन में ये बड़ा मायने रखता है। अब देखिए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन में बिजनेस जार्गन्स को मैं अवॉइड करने की बात कह रहा हूं तो हम वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, प्लीज रिप्लाई एट द अर्लीएस्ट, ये आपने कहा, लेकिन इसको और बढ़िया तरीके से कैसे कह सकते हो? आई विल अप्रिशिएट इफ यू रिप्लाई बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस वीक के अंत तक आप रिप्लाई दे देंगे तो इसको हम अप्रिशिएट करेंगे। इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट। अरे भाई इतना बोझिल क्यों बना रहे हो? टेक्निकल जार्गन्स, फालतू के डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें डाल दिए। सिंपल सा कहिए एज रिक्वेस्टेड बाय यू और अपनी बात को कह दीजिए। ठीक इसी तरह से वी वुड लाइक टू बी एडवाइज्ड इफ वी शुड गो अहेड विद द प्रपोजल। हम आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं। अब ये देखिए पैसिव कंस्ट्रक्शन में सेंटेंस है कि हम इस प्रपोजल में आगे जाएं कि नहीं। अब सिंपल सी बात है, सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में कहिए इसको बिना पैसिव कंस्ट्रक्शन के। प्लीज लेट्स नो इफ वी कुड प्रोसीड विद द प्रपोजल। क्या हम इस प्रपोजल में आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ा सा बताइए हमें। सिंपल सी बात है। इस तरह से पैसिव कंस्ट्रक्शन को भी अवॉइड कीजिए। देखिए उदाहरण, योर लेटर ऑफ मई 2nd
2003 was received yesterday. तो सीधे शब्दों में लिखो ना इसको, पैसिव कंस्ट्रक्शन क्यों है इसका? We received your letter of May 2nd yesterday. एकदम बात सरल तरीके से समझ में आ रही है. A complete tour of the office building was taken by the president. President के द्वारा complete tour लिया गया. इतना बोझिल तरीके से नहीं कह के सिंपल कह दीजिए, the president took a complete tour of the building. बिल्डिंग का कंप्लीट टूर प्रेसिडेंट ने किया. सिंपल सी बात है ना. इसी तरह से देखिए, रिपीटिशन को अवॉइड हम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? The responsibilities of preparing a work schedule for the entire month is a responsibility that the HR managers must carry out. अब HR मैनेजर को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करना, इतनी सी बात को कितना बोझिल तरीके से कहा है रिपीट करते हुए. सिंपल सी बात है, preparing a work schedule for the entire month is a responsibility that HR managers must carry out. That's it. As simple as that. इसी तरह से कैमोफ्लेज जो वर्ड्स होते हैं, जो समझने में बड़े डिफिकल्ट होते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए रिटन कम्युनिकेशन में. एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी मेड हिम वेरी हैप्पी. प्रॉपर्टी का एक्विजिशन यानी एक्वायर करके उसको अपने हाथ में लेके अगला आदमी बड़ा खुश हुआ. तो इसको सिंपल तरीके से कह दीजिए ना, he was very happy to acquire the property. प्रॉपर्टी को एक्वायर करके वो बहुत खुश हुआ. आगे देखिए, the approval of the merger of alpha and beta must be carried out without further loss of time. अल्फा बीटा का मर्जर बिना लॉस ऑफ टाइम कर दीजिए. अब इस बात को बिना कैमोफ्लेज्ड वर्ड्स के कैसे कहा जा सकता है? The company should approve the merger of alpha and beta without further loss of time. एकदम साफ बिना कैमोफ्लेज्ड वर्ड्स के. तो ये जो बिना मतलब के जो कैमोफ्लेज्ड वर्ड है, जैसे इसमें एक्विजिशन है, इसमें अप्रूवल है ना, और कहा भी इसको दूसरे तरीके से कहा गया, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं. अब देखिए, फैमिलियर वर्ड्स को यूज कीजिए जो लोग प्रचलन में हो, जिनको दुनिया आसानी से समझ सकती है. आपके आसपास के लोग या आपके ऑडियंस का जो स्तर है उसको आसानी समझ लेगा. ऐसे शब्द काम में लीजिए. John has a tendency to be verbose and coiled when assigned with the task of making a speech. अब verbose, coiled, ये आम लोगों के लिए समझने के लिए शब्द नहीं है. तो सीधा सा सेंटेंस था कि John's speeches are usually abstract and difficult to understand. कि जॉन जो भी बोलता है यार थोड़ा डिफिकल्ट होता है. जबकि इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे कहा कि verbose होता है, coiled करता है. तो ये बड़ा आम लोगों के लिए समझने के लिए उपयुक्त नहीं है. रिटन कम्युनिकेशन में बिल्कुल इनको अवॉइड करना चाहिए. फैमिलियर वर्ड्स को काम में लेना चाहिए. अवॉइड यूजिंग वेग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स. वो शब्द जो अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, एकदम समझने में आसान नहीं होते हैं, तो साहित्य में काम में लीजिए, आम लोगों के लिए मत लीजिए और बिजनेस कम्युनिकेशन में भी मत लीजिए. जैसे आई एम सॉरी सर, आई एम स्लाइटली बिहाइंड द शेड्यूल. मैं अपने शेड्यूल से थोड़ा सा पीछे हूं. अब कौन से शेड्यूल से और कितना पीछे? कॉन्क्रीट बोलिए, है ना, वेग मत बोलिए, एब्स्ट्रैक्ट मत बोलिए. सीधे आई एम लेट बाय अ डे सर, यानी मैं एक दिन लेट हूं सर अपने काम में, एक दिन में कवर अप कर लूंगा. सीधा सा बोलिए. द न्यू ऑफिस ब्लॉक फर्निश्ड रिसेंटली इम्प्रेस्ड एवरीबॉडी. ऑफिस ब्लॉक का जो नया एरिया है वो सबको बड़ा इंप्रेसिव लगा, ये बात कह रहे हैं. लेकिन इसको दूसरे तरीके से अगर आप कॉन्क्रीट और कहना चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में नहीं कहना चाहते हैं, तो द न्यू ऑफिस ब्लॉक रिसेंटली फर्निश्ड इम्प्रेस्ड एवरीबॉडी. बस इतनी सी बात कहनी है. तो पहले और दूसरे में कंस्ट्रक्शन का फर्क है, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट होने का फर्क है. सातवां देखिए, फॉल्टी यूज ऑफ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस का अगर गलत प्रयोग करते हैं तो कम्युनिकेशन में एरर आ जाती है. जैसे ही वेंट अवे फॉर डूइंग सम बिजनेस, इसको ऐसे बोल दीजिए वेंट अवे ऑन बिजनेस. फॉर डूइंग सम, और ये जो इतने प्रीपोजिशन डाले ना, इसको बोझिल भी बनाते हैं और अर्थ में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन डाल देते हैं. सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस, तो इसको तो इस तरह से बोलना चाहिए सही प्रीपोजिशन का कि सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस. ऑन और टू में फर्क है. Our school is built by bricks. Our school is built of bricks. By bricks नहीं, है ना. जहां बाई आना बाई आएगा, जहां ऑफ आना ऑफ आएगा. लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन में इस तरह की चीजें रिटन कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. उसके बाद में इन्फ्लेमेटरी वर्ड्स जो दूसरों को एकदम भड़का सकते हैं, इस तरह के शब्द काम में मत लीजिए. Oh, presentation was time consuming. प्रेजेंटेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग था. अब ये बात दूसरे तरीके से कही जा सकती है. कैसे कह सकते हैं? स्पीकर एक्सटेंडेड और एक्सीडेड द प्रेजेंटेशन टाइम ऑफ 15 मिनट्स. स्पीकर ने अपने गिवन टाइम से 15 मिनट एक्सीड कर दिया. तो आप थोड़े सभ्य हैं इसमें.
जबकि पहले में तो कह रहे हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग, मतलब आप उसको सीधा डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो बहुत बोरिंग था। There are too many fingerprints on this beautiful glass door. इस beautiful glass door के ऊपर बहुत सारे fingerprints है, तो इसको साफ शब्दों में और थोड़ा सा बिना inflammatory भाषा को काम में लिए कहिए कि the glass door has not been clean. Glass door clean नहीं किया गया। अब fingerprints है इसके ऊपर, तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो इस ऑफिस का आदमी है वो दुनिया भर से मतलब बार बार हाथ लगा के इसको खराब कर रहा है। तो इम्प्लीमेंट्री भाषा कहीं भी काम में नहीं लेनी चाहिए, रिटर्न हो चाहे स्पोकन कम्युनिकेशन हो। और फिर ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, इस बात का भी ध्यान रखिए। अंडरस्टैंड बैरियर्स इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के जो बैरियर होते हैं, जैसे आई आस्क्ड हिम अबाउट द स्पेशल क्लास ऑफ Sayre and he said that he had studied the Sayres carefully, that they could be bought and sold by employees and that I could also use them. अब देखिए ये जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में इतने सारे फ्रेजेस डाल के इसको बहुत बोझिल बना दिया, इसको बहुत आसान और सिंपल तरीके से कहा जा सकता था। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट है कि यूज प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन को बड़ा प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए कि कहाँ कॉमा फुल स्टॉप लगाना है। जैसे देखिए, kept the book, the laptop and the floppies on the table before beginning the lecture, तो सब जगह पे कॉमा और फुल स्टॉप का प्रयोग अच्छे से किया गया। The seminar was held in a large, ornate, old-fashioned hall. जहां कॉमा लगानी, कहां फुल स्टॉप लगाना, बहुत प्रॉपर तरीके से इसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन का हमारा जो लेक्चर है वो पूरा हुआ, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के 7 C's, कम्युनिकेशन के जो ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, सब में हमें किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर पूरी डिटेल में हमने चर्चा की। थैंक यू सो मच।